नमस्कार, मैं द्विवेदी भुजंगभूषण अपने चैनल न्यूज़ अलर्ट में आप सबों का स्वागत करता हूं। बंगाल चुनाव अभी चरमोत्कर्ष पे है और पिछले एपिसोड में मैंने जिस तरह से बंगाल हिंसा पे आंकड़ों में समझाया था कि बंगाल हिंसा किस तरह से भयानक रूप लेती जा रही है। आज मैं चर्चा करूंगा लेफ्ट से राइट और वाम से राम तक। ये जो बंगाल की मानस की प्रवृत्ति बदली, ये तमाम चीज़ें बदली, ये घटनाक्रम बदला, ये एक इतिहास जो रहा वहाँ पे। एक समय वर्चस्व था, एक किला था, गढ़ था वाम का, जो टूटने का किसी ने सोचा नहीं था। और फिर ममता आई और उस किले को ध्वस्त की और उसके बाद इन्हें भी हटाने की कोई सोच नहीं पा रहा था। लेकिन अब पुनः एंट्री हो रही है भाजपा की। देखते हैं कि कितना भाजपा इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी। तो थोड़े इतिहास की तरफ हम गौर करेंगे कि नक्सलियों ने 60 के दशक के बाद में मैंने बताया था कि नक्सलियों ने जो हिंसा का रास्ता चुना, और क्योंकि उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है, और उसका आप सफ़ेद पोश रूप कहें या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप कहें, वाम दल का वरद हस्त उनके ऊपर हमेशा बना रहा। और ख़ास करके 60 के दशक में सत्तासीन कांग्रेस ने खासकर शहरी इलाकों में हिंसा कायम रखने का काम किया। ये कटु सत्य है और उस समय वाम दल को इस हिंसा को झेलना पड़ा। 47 में आज़ादी मिली, उसके बाद फिर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन इसी बीच में 1950 में कूच विहार राज्य ने भारत में मिलने का फैसला लिया और 55 में फ्रांसीसी के जो अधीन क्षेत्र थे चंदन नगर, वो भारत को सौंप दिया गया। ये दोनों ही पश्चिम बंगाल के हिस्सा बन गए। बाद में बिहार का भी कुछ हिस्सा भी इनमें शामिल किया गया। देश के साथ बंगाल में भी कांग्रेस की तूती बोलने लगी। मतलब बंगाल में पूरा कांग्रेस का वर्चस्व हो गया उस समय। आज़ादी के बाद 3 आम सभा चुनाव हुए। कांग्रेस तीनों आम सभा चुनाव में छाई रही। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आरंभ से ही अनेक महत्वपूर्ण आंतरिक समस्याएं रही कांग्रेस के अंदर, जहां अतुल घोष एक तरफ, प्रफुल्ल चंद्र सेन दूसरी तरफ थे, अरुण चंद्र गुहा, सुरेंद्र मोहन बोस और प्रफुल्ल चंद्र घोष दूसरी तरफ जहां थे, तो 1967 से 80 के बीच यह पश्चिम बंगाल में हिंसक नक्सलवादी आंदोलन था। और यह हिंसक नक्सलवादी आंदोलन की वजह रही कि वहाँ पे कई ग्रामीण स्तर पे बहुत सारी सामाजिक समस्याएं होने लगी। बाद में आप 55 के बाद आप कह लें कि फिर से 60 के दशक के बाद जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पे अपना वर्चस्व बनाए रहा, तो उसमें आर्थिक गतिविधियों के बीच में काफ़ी संकट गहराने लगी। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता चलती रही। आज़ादी के बाद 1967 तक तो कांग्रेस का शासन रहा। अंततः पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में दरार आई। अजय मुखर्जी के नेतृत्व में एक दल अलग से काम करने लगा और सभी गैर कांग्रेस दलों को एक साथ लाने का उन्होंने उस समय उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की। और इसी प्रयास में वो सफल तो नहीं हो सके, लेकिन उसी दौरान चुनाव में मुकाबला 3 धड़ों के बीच हुआ। PULF-I और दूसरी तरफ ULF और तथा कांग्रेस थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, द रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोशलिस्ट यूनिट आदि ने ज्योति बसु के नेतृत्व में ULF का गठन किया। ज्योति बसु का उदय उसी समय से हुआ, जो 5 टर्म मुख्यमंत्री वहां पर रहे वो उस समय। जबकि अजय बाबू के नेतृत्व में जो PULF का गठन हुआ, उसमें बंगाल कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुख्य रूप से शामिल थे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में PULF को 63, ULF को 68 सीटें प्राप्त हुई और चुनाव के बाद ये दोनों दल 18 सूत्री कार्यक्रम के अधीन एक हो गए तथा एक अन्य दल के साथ मिलकर अजय बाबू के नेतृत्व में उन्होंने सरकार बनाई। कोई 8 महीने के लिए बंगाल कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट ने सत्ता संभाली। इसके बाद 3 महीने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन ने राज किया। फिर फरवरी 1968 से एक साल के लिए, आप कह लें 1969 तक 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। इस साल फरवरी में 1969 से मार्च 1970 तक
बंगला कांग्रेस ने सत्ता संभाली, फिर आगे 1 साल राष्ट्रपति शासन रहा। अब 77 में कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म हो गया और वामपंथियों ने सत्ता पे अपनी अधिकार जमा लिए या सत्ता काबिज कर लिया उन्होंने, लेकिन हिंसा का चक्र निरंतर जारी रहा। वामपंथियों के शासन की शुरुआती काल अपेक्षाकृत शांत रहा, हालांकि सरकार समर्थित हिंसा की छुटपुट घटनाएं होती रहीं। शुरुआती वर्षों में वामपंथी भूमि सुधार को लेकर के, अभी भी देखते होंगे आप, भूमि सुधार को लेके, गरीबों को लेके, शोषण को लेकर के इनका एक नारा रहा। हिंसा उसके पीछे हमेशा रही और इन इलाकों में विकास कार्य करने की कोशिश वो करते रहे, इसमें व्यस्त भी रहे। इनकी ऊर्जा अधिक तक रचनात्मक कार्यों में खप रही थी, जो गरीब लोग थे ग्रामीण क्षेत्र के। लेकिन 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोले जाने के बाद वामपंथियों का खेल खत्म होना शुरू हो गया। आर्थिक उदारीकरण के विरोध में भी वामपंथियों की नीति में, खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार का भीषण संकट होने लगा। और उसके बाद जब पुराने नेता इसी बीच धीरे धीरे हाशिए पर चले गए, वामपंथी काडर में गुंडों और बाहुबलियों की भरमार होती गई। खासकर ग्रामीण बंगाल में जो हिंसा की रोजमर्रा की बात होगी। प्रदेश बेहद मध्यम वर्गीय इलाका कोलकाता की काली घाट का हरीशचंद्र चटर्जी स्ट्रीट, जो वर्तमान अभी हमारी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका बचपन वहीं गुजरा अपने 6 भाइयों के साथ। अभी भी वो उसी ढंग से रहती हैं जैसे वो बचपन में रहती थी, अपनी पुश्तैनी मकान में रहती थी। और उनका उतार चढ़ाव यूं कह ले कि 84 में राजनीतिक दृष्टिकोण से शुरू हुआ और सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ वो जाधवपुर से पहली बार खड़ी हो गई, वो भी लोकसभा चुनाव में। इसको लेकर के राजनीतिक के जो महापंडित थे तरह तरह के अटकलें लगाते रहे। इतने हाई प्रोफाइल नेता के खिलाफ ममता जी खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों के अटकलों को बौना साबित कर दिया। ममता की सारी अटकलों को घट्टा बताते हुए परचम लहरा दिया। उग्र स्वभाव, जिद्दी स्वभाव की महिला ममता बनर्जी 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी हुआ कि यह खेल मंत्री इन्हें बना दिया जाए और उन्होंने खेल मंत्री बना दिया। 1996 में उन्होंने एक धमाका किया अपने स्वभाव के अनुरूप, कांग्रेस को सीपीएम का कठपुतली बता दिया और उनके खिलाफ ही उन्होंने परचम लहरा दिया और मोर्चा भी खोल दिया। ममता तुकमिजाजी और अस्थिर छवि की थी, लेकिन इनकी ये अस्थिर छवि वामपंथियों से लड़ने में और उनसे मुकाबला करने में काफी काम आ सकती थी। ममता जब अटल जी की सरकार में हाथ मिलाकर रेल मंत्री बन गई, लेकिन एनडीए के साथ भी ममता की जोड़ी जमी नहीं। 2001 में वो फिर अलग हो गई। ममता एक बार कांग्रेस का दामन थाम कर ली, गठबंधन कर ली। 2004 में वो कांग्रेस के साथ लोकसभा और 6 में विधानसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार ममता की दाल नहीं गली और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। राजनीतिक पंडितों ने मरसियां भी लिखी उन पे। 2007 से और 11 तक बंगाल के लिए सबसे बुरा समय रहा और सर्वाधिक हिंसा का वो समय था। सिंगूर में टाटा नैनो कार की परियोजना जो आप सभी जानते हैं, उसको लेकर नंदीग्राम में औद्योगिकरण को लेकर के, भूमि अधिग्रहण को लेकर के, इन आंदोलनों में ममता ने किसानों का भरपूर साथ दिया और टाटा को अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भागना पड़ा। और ममता का ये औद्योगिकरण के विरुद्ध जो विरोध था और इसके प्रति उन्होंने जो किसानों को अपना हथियार बनाया, वो उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ। और नंदीग्राम परियोजना का भी यही हाल हुआ था। सिंगूर और नंदीग्राम ममता को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। 2009 के लोकसभा में ये पूरा जो कार्रवाई थी ममता की, ये जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। और 2011 के विधानसभा चुनाव में मां, माटी और मानुष का नारा ममता दी ने दिया और इसी नारे को लेकर के ममता चली और उन्होंने 34 सालों से चली आ रही वामपंथी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तृणमूल से नंदीग्राम और सिंदूर में किसानों के हिंसक आंदोलन के सहारे सत्ता पे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आकर धमक गई ममता बनर्जी। सत्ता हासिल करने के बाद सबसे अहम बात है कि ममता ने भी अपना पुराना रवैया जारी रखा और जनता को डराने के लिए हिंसा का सहारा लेते रहे और सत्ता में बने रहने के जाति और पहचान की राजनीति करते रहे। हालिया वर्षों में
पंचायत चुनाव को इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए तृणमूल ने हिंसा का इस्तेमाल किया। फिर आता है 2019 का लोकसभा, जो पिछली बार मोदी जिसमें प्रधानमंत्री बने, भाजपा ने अपना परचम लहराया। बंगाल में कहावत मशहूर है, करबो लौरबो और जीतबो। हालांकि बीजेपी ने इसे पलट दिया है, बोला कि खेला होबे ना, अखेला होबो ना, तो ये बदल दिया है। लेकिन इस कहावत को 100% सच बनाने में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी दोनों अपने स्तर से जुट गए। वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते से जाती है, लेकिन रास्ते को नापना शुरू कर दिया लोगों ने पश्चिम बंगाल के रास्ते, क्योंकि 42 सीटों की वहां पर लोकसभा की सीटें हैं, 42 सीटें, और 42 सीटों के लिए संभावनाओं के द्वार खुले देख बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ममता को पता था कि जनता की ममता बीजेपी पर बरसी तो सूबे में उनका अखंड राज चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ममता बीजेपी और पीएम मोदी से सीधे टक्कर लेना उचित समझी, और आम चुनाव में बीजेपी को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सेंध नहीं लगाने दी, भले किसी काफी किले के अंदर तक बीजेपी चली गई और बीजेपी ने ममता बनर्जी के पार्टी में सेंध लगाया लास्ट में, और टीएमसी के विधायकों और पार्षदों के पाले में अपने पाले में शामिल कर लिया। लोकसभा की 2 सीट से बीजेपी ने 22 सीट तक का सफर तय किया। अब वर्तमान में ममता बनर्जी के टीएमसी के हर नारे का जवाब बीजेपी के पास सिर्फ एक है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी के पास सिर्फ बीजेपी से एक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। हिंसा मुख्य मुद्दा है वहां पे, लेकिन राम के नाम पर बेड़ा पार करने के चक्कर में बीजेपी वाम से श्री राम तक का सफर, लेफ्ट से राइट तक का सफर तय करने के प्रयास में जुटी हुई है। अब 8 चरण के मतदान और 2 मई का निर्णय और उसके परिणाम का हम सबों को इंतजार है। हम फिर अगले एपिसोड में विशेष खुलासा लेकर आएंगे बंगाल की बढ़ती, घटती, चढ़ती, उतरती राजनीति पर और लोगों की आपसी बयानबाजियों पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।